Okay, so let's start with redox reaction. अब redox reaction में हम लोग देख रहे थे n फैक्टर, ठीक है। तो let's start with n फैक्टर एंड n फैक्टर में मैंने तुम लोगों को बताया था n फैक्टर डिपेंड्स ऑन a, b, c, n एंड v, ठीक है। तो a स्टैंड्स फॉर एसिडिटी, b स्टैंड्स फॉर बेसिसिटी, c स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ redox reaction, ठीक है। एंड v स्टैंड्स फॉर वैलेंसी। ओके, तो थैंक्स साहिल। अब आगे एन फैक्टर के बाद एन फैक्टर में हम लोगों ने चार्ज तक देख लिया था। अभी चार्ज के बाद हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन हाफ रिएक्शन, ये इसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले ही देख लिए थे, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को अलग मेथड से लेके जाने वाला हूँ। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो अच्छे से लिख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग लिखने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो तुम लोगों को बहुत यूजफुल होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिनोफोर के बारे में, ठीक है। केमिनोफोर ये एक बहुत वर्सेटाइल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग इसको एग्जॉस्टिवली यूज करने वाले हो, तो इसके बारे में जरा पढ़ लेता है। अब केमिनोफोर अलग अलग मीडियम में अलग अलग मेथड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे ये रिएक्ट करता है। इफ आई हैव केमिनोफोर, इट कैन रिएक्ट इन 3 ways, ठीक है। 3 अलग अलग मेथड से ये रिएक्ट कर सकता है। एक रहता है एसिडिक मीडियम में, दूसरा रहता है बेसिक मीडियम में एंड तीसरा न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो अब याद रखो, एसिडिक मीडियम में केमिनोफोर बनाता है MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। बेसिक मीडियम में ये बनाता है K2MnO4, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट से बन गया पोटेशियम मैंगनेट। एंड न्यूट्रल मीडियम में ये बनाता है MnO2, ठीक है। अब इसे हम लोग बैलेंस एंड ऑल नहीं करते बैठेंगे, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर लिख के देने वाला हूँ। इसको बैलेंसिंग कैसे करना है वो मैंने तुम लोगों को पहले से पढ़ा के रखा है। +7 से ये चला गया +2 में, ठीक है। +7 से यहाँ पे ये चला गया +6 में, +7 से यहाँ पे ये आ गया +4 में। तो मुझे बताओ हर एक का एन फैक्टर कितना होगा। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है बताओ। एसिडिक में कितने, 7 से 2 में जा रहा है तो एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे 5। बेसिक में 7 से +6 जा रहा है तो एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 1, 513, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यहाँ पे न्यूट्रल में ये एन चला जाएगा +7 से 4 में, मतलब 3, ठीक है। अब मुझे बताओ मैंगनीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। Mn is undergoing what? Absolutely correct अजिंक्य। तो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। एंड जो चीज रिडक्शन के अंडर को जाएगी वो एक्ट करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे, तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भावना पहुंच गई होगी, ठीक है। तो याद रखो मैंगनीज का अलग अलग मीडियम में अलग अलग एन फैक्टर रहता है। तो कितना याद रखेंगे, कुछ नहीं याद रख पाएंगे हम लोग, ठीक है। जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तो याद होने वाला है नहीं। और ऐसे भी ये इतनी सारी चीजें याद रखने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ठीक है। हम लोग याद रखेंगे एक कार का नंबर, याद रखेंगे कार का नंबर, बान मतलब बांग्लादेश 153, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे तो जरा इजी हो जाएगा। बांग्लादेश 153 एक गाड़ी का नंबर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो लिख दो एंड एक छोटी सी रिएक्शन भी लिख दो, ये हम लोगों को डीएनएफ ब्लॉक में काम आएगी। केएमएनओ4 दो मीडियम में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। केएमएनओ4 अगर तुम लोग बेसिक मीडियम में ऐड करोगे
तो वो बन जाएगा K2MnO4। एंड KMnO4 अगर तुम लोग एसिडिक मीडियम में ऐड करोगे तो वो बन जाएगा KMnO4। ये रहता है पोटेशियम पर मैंगनेट, मैं सिर्फ अभी पर मैंगनेट लिखने वाला हूँ, एंड इसे हम लोग बोलते हैं मैंगनेट। याद रखो, इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें हम लोगों को बाय हार्ट रखनी ही है, याद ही रखनी है। तो जो चीजें याद रखनी है वो मैं तुम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ही बता रहा हूँ, जो 12th की भी है, ठीक है, सो दैट 12th में तुम लोगों की एक रिवीजन हो जाए। तो KMnO4 ये दिखता है कौन से कलर का, तो ये पिंक या फिर पर्पल कलर का दिखता है, ठीक है। एंड मैंगनेट ये कौन से कलर का दिखता है, तो ये ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो लोग लेट स्टार्ट हुए हैं, कलर्स याद रखने हैं, ये इस चैप्टर के लिए याद नहीं रखने हैं, बट तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर डीएनएस ब्लॉक जब पढ़ाया जाएगा तब तुम लोगों को याद रहने चाहिए, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो याद रखने की, ठीक है। तो लिख दो। जो लोग लेट ज्वाइन हुए प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सिर्फ आगे बढ़ते हैं। नाउ KMnO4 के बाद हम लोग देखने वाले हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7, ठीक है। अब K2Cr2O7 मतलब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है, क्या रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एक ही मीडियम में एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, तो Cr2O7-2, ठीक है, चलेगा ना, ये समझ में आएगा तुम लोगों को। Cr2O7-2 ये जब तुम लोग एसिडिक मीडियम में ऐड करोगे तब ये देता है Cr+3। बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे, सब जन रॉन्ग आंसर दे रहे हो। हाँ, किसने आंसर करेक्ट दिया, तू ही एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो जाता है 6। कैसे होता है वो बताता हूँ। देखो ये जा रहा है +6 में से +3 में, +6 में से कहाँ पे जा रहा है, +3, ठीक है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बट गधो यहाँ पे अपने पास 2 क्रोमियम है। पढ़ाया था ये लास्ट टाइम पे, जरा ऊपर जाके चेक कर लेना एग्जाम्पल्स में। वेदांत करेक्ट आंसर था, तुहिन आपका तो करेक्ट था, बताया था मैंने, ओके। तो ये तुम लोगों को याद रखना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का एन फैक्टर रहता है 6, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर याद रखोगे तो क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे, नहीं याद रख पाओगे तो तुम लोगों को बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो अगेन KMnO4 K2Cr2O7 इसका भी एक याद रख दो। ये बेसिक मीडियम में अगर हम लोगों ने ऐड किया, किस मीडियम में, तो बेसिक, ठीक है। ये भी नेक्स्ट ईयर के चैप्टर का है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, Cr शुड बी 7, नो Cr इज +6। देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ये -2 भूलना मत। तो 2x माइनस ऑक्सीजन एक -2 रहता है, तो 7 हो गए -14 इज इक्वल्स टू -2, तो वो उस तरफ चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू +12 एंड x इज इक्वल्स टू +6। देखो जिस किसी को डाउट था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम में, बता दिया मैंने यहाँ पे। अब आगे K2Cr2O7 जब हम लोग बेसिक मीडियम में ऐड करेंगे तो इट गिव्स अस K2Cr O4, ठीक है। तो दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज कॉल्ड एज डाइक्रोमेट आयन। याद रखो ये छोटे छोटे आयन्स के नाम तुम लोगों को याद नहीं रहता है, और कभी कभार ये डायरेक्ट तुम लोगों को पूछ देते हैं कि डाइक्रोमेट और क्रोमेट क्या रहता है एंड ऑल। तो ये होता है क्रोमेट, ठीक है। डाइक्रोमेट कलर बता रहा हूँ मैं जैन, वेट अ मिनट। तो डाइक्रोमेट रहता है ऑरेंज कलर का, ये तुम लोग देखो भी कॉलेज में, एंड क्रोमेट रहता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ऑरेंज टू ग्रीन ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। एंड अगेन जब तुम लोग क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा डाइक्रोमेट, ठीक है। बिलीव मी तुम लोगों को बहुत लग रहा होगा कि मैं ये बहुत सारी चीजें लिख के देता हूँ, बट ये 12th में वापस रिपीट होगी तो तुम लोगों को अश्योरिंग लगेगा कि अरे ये हम लोगों को पहले से थोड़ा बहुत क्यों ना हो पता था, ठीक है। तो लिखते जाओ, सिर्फ सारा डेटा अच्छे से लिखो, तुम लोगों को हेल्प होगी, ओके। अब थर्ड थर्ड हम लोग देखने वाले हैं H2O2 का, ठीक है। H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो H2O2 it gives you H2O when acting as a oxidizing agent, ठीक है। तो ये यहाँ पे -1 में था और -1 से ये चला गया -2 में, यहाँ पे मीडियम मीडियम कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो याद रखो किसका ये डाउट, साहिल। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को जब तुम लोग बेसिक मीडियम में मतलब NaOH में ऐड किया समझ लो मैंने, तो मुझे मिलेगा क्रोमेट, मतलब ऑरेंज कलर
NaOH के साथ ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उसी बदले अगर मेरे पास ग्रीन कलर है और उसमें मैं H2SO4 ऐड कर रहा हूँ, मतलब एसिडिक मीडियम कर रहा हूँ, तो वो क्रोमेट में, डाइक्रोमेट में चला जाएगा, मतलब ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज में। मतलब अगर तुम लोग इस ऑरेंज कलर के कंपाउंड में बेस ऐड करोगे तो वो तुम लोगों को देगा ग्रीन कलर का कंपाउंड, और ग्रीन कलर के कंपाउंड में अगर तुम लोग एसिड ऐड करोगे तो वो तुम लोगों को देगा एसिड ऑरेंज कलर का कंपाउंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने एरोस के ऊपर बेसिक और एसिडिक लिखा है। ओके, तो अब यहाँ पे -1 से -2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ एन फैक्टर कितना होगा। देखते हैं अभी कोई करेक्ट आंसर देने वाला है क्या। यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा बताओ। यप करेक्ट, यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 2। एब्सोल्युटली करेक्ट, अभी तुम लोगों को समझ में आने लग गया है। मतलब एक ऑक्सीजन -1 से -2, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, तो 2 के लिए 2 हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, तो लिख दो ये भी। देन ऐसे बहुत सारे अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट कर देते हैं NO2। ठीक है, सॉरी NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन। ठीक है, अब नाइट्रेट ये तुम लोगों को अलग अलग कंपाउंड दे सकता है, तो इसके अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं। तो वो हम लोगों को अभी कौन से रिएक्शन में क्या मिलेगा वो नहीं देखना है, सिर्फ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट कैन गिव यू अमोनिया NH3, for example it can give you NO, nitric oxide, and for example it can give you NO2, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो इसके अलग अलग कंपाउंड्स मिल सकते हैं हम लोगों को, तो इसका एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो तुम लोगों को यूजुअली रिएक्शन में इसका एन फैक्टर पहले से दिया रहता है, मतलब ये नाइट्रेट से अमोनिया में जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड में जा रहा है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जा रहा है, ये पहले से दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये -3 है, यहाँ पे ये +2 है, और यहाँ पे ये +4 है। मुझे बताओ हर एक कंडीशन में, मतलब हर एक टाइप के रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होंगे। तीनों का डायरेक्ट आंसर सेंड करना मैं समझ लूंगा, 1 2 3 डायरेक्ट आंसर सेंड करो। पहले वाले में बताओ, चलो पहले वाले में +5 से +8 कितने, +5 से -3 कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ। निहारी का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर 8 इलेक्ट्रॉन का हो गया। ठीक है, अजिंक्य परफेक्ट आंसर है। तो याद रखो +5 से -3 जा रहे हैं ना, तो +5 +4 एडिशन आती होगी तुम लोगों को, तो 8। ठीक है, ओके, सेकंड वाले में 3 और थर्ड वाले में 1 करेक्ट आंसर था। किस किसने दिया था, असीम वेरी नाइस, अक्षय करेक्ट आंसर था, तुहिन, यश, कोमल, निहारिका, मुक्ता करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एन फैक्टर। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं तुम लोगों को, फील आ रही है रिएक्शंस में, ये तुम लोगों को ऐसे ही यूज करना है, और कुछ जगहों पे ये याद ही रखना है। फॉर एग्जांपल KMNO4 का बान 153 ये याद रखना है तुम लोगों को, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6 ये तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, वैसे ही H2O2 ये भी हमेशा याद रखना है। मैं तुम लोगों को जो लिख के दे रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को बोला भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी डाल दो IMP, इधर गहरे पेन, हाँ ओके, तो यहाँ पे चाहिए तो लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं, इनके बाहर से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लोगों को रेयरली पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही कॉमनली यूज्ड है, एंड यही तुम लोगों को याद भी रखना है, तो प्लीज भूलना मत इनको। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ने वाले कैटेगरी रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो सेकंड कैटेगरी इज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें हम लोग सबसे पहले लिखने वाले H2O2, जैसे कि मैंने तुम लोगों को ऊपर ही बताया था। पेरोक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग, एंड व्हाट अबाउट H2S, H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट में आएगा H2S, डोंट वरी। तो वो -2 से +6 में जाता है ना, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और सामने वाले को रिड्यूस करेगा। बताऊंगा बताऊंगा, शांति। तो अब ये पेरोक्साइड, पेरोक्साइड इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलो H2O2। ठीक है, H2O2 के केस में ये जब रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा तो ये O2 में कन्वर्ट होता है। क्यों, कैसे, वो बताता हूँ, देखो। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ये यहाँ पे -1 है, ये यहाँ पे 0 है। मुझे बताओ -1 से 0 ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, पहले ये बताओ। -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब अगर कोई चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है तो ये सामने वाले को क्या करेगी, देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भावना पहुंच गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला है, मतलब सामने वाले का होगा ऑक्सीडेशन, तब जाके सामने वाले का करेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो अब बताओ एन फैक्टर कितना, देखते हैं। अभी तुम लोगों को एन फैक्टर खुद को बताने आना चाहिए, एन फैक्टर कितना, बहुत सारे एग्जांपल्स किए हम लोगों ने।
है, एक भी करेक्ट आंसर नहीं। करेक्ट बोल रहे हो अभी तू ही निहारिका। नाइस। तो देखो बच्चों, -1 से 0 में जाने वाला एक ऑक्सीजन है, हम लोगों के पास 2 ऑक्सीजन है। भावनाओं को समझो, हेत करेक्ट था, प्रणय करेक्ट था, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, समझ लो असिल। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, किसी को तो H2S पढ़ना था, किसको पढ़ना था मैं भूल गया। तो H2S देखते हैं अभी। H2S ये कन्वर्ट होता है यूजुअली SO4-2 में। ठीक है, मतलब H2SO4 में कन्वर्ट होता है, बट मैंने H2 निकाल दिया। तो मुझे बताओ, ये चला गया -2 में से +6 में। ठीक है, ये सबके ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने पहले से निकाल के रखे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। तो -2 से +6 में जाएगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट अजिंक्य, वेरी नाइस। यप, अभी सबको आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8। बट ये कभी ज्यादा यूज में नहीं आएगा, ये तुम लोगों को इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देंगे। और हाँ, याद रखो ये सिर्फ इसमें ही जाएगा ऐसा नहीं है, इसको कभी कभार ये सिर्फ सल्फर में भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, सिर्फ सल्फर। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये सिर्फ सल्फर में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? -2 से 0, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे? n इज इक्वल्स टू, यप, 2। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। तो ये यूजुअली नहीं आएगा, ये बहुत रेयरली आएगा। बट एक चीज है, इसका ही कंपाउंड जो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, विच इज S2O3-2। अब ये तुम लोगों को अगर याद नहीं होगा तो इसे ही हम लोग बोलते हैं Na2S2O3। अभी तक मैंने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम पे ही बहुत क्वेश्चंस लिए थे, ये आगे भी तुम लोगों को बार बार सताते रहेगा, बिकॉज वी ऑल नो इट इज एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की एवरेज बताओ। इंडिविजुअल मैंने तुम लोगों को निकालना सिखाया है, बट अभी एवरेज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एन फैक्टर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एवरेज देखेंगे। यस कोमल, ये एसिड रहता है, रेडॉक्स सिलेक्शन में हम लोग सिर्फ इसको एस लिखेंगे। अब मुझे बताओ इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Na2S2O3 की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? परफेक्ट निहारिका, करेक्ट आंसर है आपका। तो ये यहाँ पे +2 है। वेदांत, श्रिया, यश, करेक्ट। तुम लोगों का भी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट निकालने आ रहा है। तो इस कंपाउंड को बहुत सी बार वो सिर्फ बोलते हैं हाइपो। ठीक है, इस कंपाउंड को बहुत सी बार ये सिर्फ क्या बोलेंगे? हाइपो। तो इसका एक नाम है हाइपो करके, समथिंग इज रिएक्टेड विथ हाइपो, ऐसे तुम लोगों को लिख के देंगे। तो उस रिएक्शन में हाइपो क्या है वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए, विच इज Na2S2O3। ठीक है, तो चलो इसकी एन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। Na2S2O3 ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बन जाता है Na2S4O6। चलो निकालो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ पे गई बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ पे गई? एवरेज इंडिविजुअल मैंने तुम लोगों को पढ़ाई है पहले से। अक्षय करेक्ट आंसर है। अभी तुम लोगों को मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगा तो एवरेज निकालोगे, जब मैं इंडिविजुअल पूछूंगा तो इंडिविजुअल बताना। ठीक है, अब मुझे बताओ एन फैक्टर कितना आया? तो एन फैक्टर कितना आया? बाप रे, ये क्या बड़े बड़े एन फैक्टर सेंड कर रहे हो। ओके, प्रणय, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस। तुम लोगों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, एन फैक्टर निकालने के लिए तुम लोगों को बैलेंस नहीं करना है। हेत करेक्ट आंसर है। तुहिन करेक्ट, अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो ये +2 से जा रहा है +5 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? तो यहाँ पे आधे इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। बट कितने सल्फर है? 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। भावना पहुंची। श्रेया करेक्ट आंसर था। नक्षत्र, अजिंक्य करेक्ट आंसर था। नाइस। ठीक है, लिख दो ये बहुत बार पूछा जाता है गाइस। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना प्लीज, भूलना मत। ओके, अब और एक इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसे भी तुम लोग बोल सकते हो, विच इज H2C2O4। इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, जो यूजुअली तुम लोगों को ऑक्सैलेट के फॉर्म में देंगे। C2O4-2 इस फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सैलेट। इसे स्टार मार्क करके रखना, इससे अलग से स्टार मार्क करके रखो क्योंकि ये बहुत बार काम आएगा। ठीक है, तो C2O4-2, C2O4-2 ये हमेशा कन्वर्ट होता है CO2 में। चलो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे
C2O4 ऑक्सैलेट में ये +3 था, +4 में से कार्बन डाइऑक्साइड में ये +4 में चला गया। ठीक है, अब मुझे बताओ एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर कितना आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट अजिंक्य, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल लिख दो। ठीक है, रूल फॉर ऑक्सैलेट। तुम लोगों को अगर ऑक्सैलेट में एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, याद रखो, तुम लोगों को अगर ऑक्सैलेट में एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो एन फैक्टर फॉर ऑक्सैलेट इज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ये मेरा बनाया हुआ है, प्लस एन फैक्टर ऑफ मेटल। इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं तुम लोगों को। तो एक एग्जांपल ये क्वेश्चन में आया भी है, तो Fe C2O4, ठीक है, गिविंग यू 2CO2 प्लस Fe2O3। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और याद रखो तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ, यहाँ पे एक साथ दो में चेंज हो रहे हैं। एक तो कार्बन, कार्बन +3 में था, जो चला गया +4, ये ऊपर जैसा ही है। ठीक है, अब देखो ऑक्सैलेट के ऊपर -2 चार्ज रहता है, जो तुम लोगों को याद रहना चाहिए। ऑक्सैलेट अगर -2 तो आयन बन जाएगा +2, और आयन +2 में से +3 में चला गया है। ठीक है, ये अच्छे से देखो, बाउंसर नहीं जाना चाहिए। मुझे बताओ कार्बन में कितने का चेंज आया, और आयन में कितने का। कार्बन का एन फैक्टर, घाई मत करो, तुम लोगों को मैं डायरेक्ट आंसर देने नहीं बोल रहा हूँ। तो कार्बन में कितने का चेंज आया, कार्बन का एन फैक्टर कितने से चेंज हुआ, 2 से चेंज हुआ। ठीक है, एंड आयन का कितने से चेंज हुआ, आयन का 1 से चेंज हुआ। अब मुझे बताओ टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, तो फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 अधिक नंबर ऑफ एन फैक्टर ऑफ मेटल जो 1 है, विच इज इक्वल्स टू 3। भावना पहुंची। ठीक है, बहुत से लोग इसका आंसर 4 दे रहे थे, तुम लोग वापस वही मिस्टेक कर रहे थे कि आयन को तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई, इस तरफ वाला मत देखो, तुम लोगों को इस तरफ एक ही आयन है वो देखना है। ठीक है, तो लिख लो। और एक एग्जांपल इसका ही करता है, ठीक है, इसी टाइप का। देखो सेकंड एग्जांपल, SnC2O4 गिविंग यू 2CO2 प्लस SnO2। अगर ऐसा पूछा, तो सबसे पहले कार्बन का तो ऑक्सीडेशन नंबर याद ही रखना, और उसके बाजू वाले का भी तुम लोग को याद हो जाएगा। मेटल हमेशा +2 में रहेगा, कार्बन हमेशा +3 में होगा। अब सिमिलरली कार्बन यहाँ पे +4 में चला गया, एंड टिन यहाँ पे किस में, बताओ टिन यहाँ पे किस में चला गया, टिन यहाँ पे +4 में, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का एन फैक्टर और टिन का एन फैक्टर बताओ क्या आया, कार्बन का एन फैक्टर और टिन का एन फैक्टर क्या आया। प्रणय करेक्ट आंसर है, अक्षय भी करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो कार्बन का 2, एन का भी 2। ठीक है, तो टोटल एन फैक्टर इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस एन फैक्टर ऑफ मेटल विच इज इक्वल्स टू 4। अभी किसी को डाउट होगा तो प्लीज बताओ, चाहिए तो हम लोग और एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, जब तक तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, एग्जांपल्स करते रहेंगे। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल्स बनाने के लिए बहुत सारे बना सकता हुआ, बट तुम लोगों को समझ के लेना है कि क्या हो रहा है। तो दिस डॉट, इसको और डिफिकल्ट करते हैं, चलो एकदम भयंकर। डॉट SnC2O4, ऐसे एग्जांपल्स आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए, 6 8, 8 CO2 प्लस Fe2O3 प्लस SnO2। अब तुम लोगों को रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर निकालना रहता है। खेत, हम लोग पहले से एक एक करके ही एग्जांपल्स ले रहे हैं, यहाँ तक अगर आपको समझा होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सैलिक एसिड का सेम एग्जांपल है, इसमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया था क्या, देखो यहाँ तक फॉलो किया था आपने एन फैक्टर का। ओके,
तो अगर ये समझा है तो आगे भी हम लोग वही कर रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ठीक है, तुम लोगों को सिर्फ ये शॉर्टकट दिया है मैंने, ये जो है रूल बोल के मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट दिया है कि तुम लोगों को क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करना है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो ये हो गए 2। उसके बाद एन फैक्टर ऑफ मेटल काउंट करना है, तो +2 से ये +3 में जा रहा है, तो +2 से +3 मतलब मेटल का क्या हो गया, 1 हो गया एन फैक्टर। तो 2 + 1 = 3, वही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ एन फैक्टर, डायरेक्ट काउंट करो अभी, चलो एन फैक्टर मुझे बताओ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हुए, तो 2 × 3 ये हो गई 6, और ये हो गए 2 मतलब 8। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए। ये 3 × 2 6, और ये 2 8 हो गए टोटल। ठीक है, प्लस इसमें अभी हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, तो आयन का, अब यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा तुम लोगों को +3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 3 इधर गया, ये 2 इधर आया, बराबर ना। तो आयन +3 बिकॉज ऑक्सीलेट रहता है -2, ये पता है तुम लोगों को। अब यहाँ पे अजिंक्य करेक्ट बोला आपने, वेरी नाइस। अब यहाँ पे टिन देखो, टिन यहाँ पे +2 में से टिन यहाँ पे किस में जा रहा है, तो यहाँ पे टिन जा रहा है +4 में। ठीक है, तो अब फाइनली आयन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी +3 है। ठीक है, तो आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा ही नहीं है, तो आयन का एन फैक्टर क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। एन फैक्टर 0 नहीं रहता, नॉट डिफाइंड होता है। तो इन करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। एंड 10 के लिए मुझे बताओ एन फैक्टर कितना हुआ, तो 10 के लिए हो गया एन फैक्टर 2। ठीक है, तो 8 + 2 = 10, तो ये हो गया एन फैक्टर फॉर दिस होल कंपाउंड। याद रखो, तुम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऐड करने हैं विद एन फैक्टर ऑफ मेटल। ठीक है, ये ऑक्सैलेट के 3 एग्जांपल्स है, ये बहुत अच्छे लेवल के एग्जांपल से लिख लो। श्रेया, 8 यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ये ट्रिक ही वही बताती है कि ऑक्सैलेट जो है उसका एन फैक्टर हमेशा नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसलिए एन फैक्टर आया 2। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो इसका भी एन फैक्टर आया 2। तो ये ट्रिक वही चीज का एडवांटेज ले रही है, दैट तुम लोगों को एन फैक्टर में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जो है वो ऐड करने हैं एन फैक्टर ऑफ मेटल के साथ, दैट्स इट, नथिंग मच। तो यहाँ पे नीचे वाले एग्जाम्पल में ये जो बड़ा एग्जाम्पल है, अब याद रखो एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों को ये क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे तुम लोग ये इतना नहीं कर पाओगे कि ये +3 है और ये +4 हो गए, अब फिर काउंट करते बैठो कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ, बहुत टाइम चला जाएगा। इसलिए मैंने ट्रिक लिख के दी है दैट यू जस्ट हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। यहाँ पे ये 2 और ×3 मतलब 6 कार्बन हो गए, और ये 2 कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन आ गए, 8। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही इन्वॉल्व रहने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। अरे समझा? हेत डाउट क्लियर हुआ आपका? ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वी। तो नेक्स्ट इज वी, एंड वी इज व्हाट, वैलेंसी। ठीक है, तो वी इज नथिंग बट वैलेंसी, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, नथिंग मच, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तुम लोगों को वैलेंसी तो पता ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके लिए अगर एन फैक्टर पूछा तो लिथियम का हो जाएगा 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, सॉरी 5 नहीं 3, ऑक्सीजन का 2, एंड फ्लोरीन का 1। एज सिंपल एज दैट, ये तुम लोगों को बचपन में पढ़ाया है वैलेंसी क्या रहती है। ठीक है, तो लिख दो ये।
हाँ, वैलेंसी में और पढ़ाने जैसा क्या है, वैलेंसी इतनी ही है। एलिमेंट्स की वैलेंसी तुम लोगों को सिर्फ पहले से पता रहनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मच। तो वैसे फिर तुम लोगों को और कुछ भी आ सकता है। ओके, हो गया। तो ये एन फैक्टर निकालने के मेथड्स है, ठीक है। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड वी? देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली, बस चार्ज अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, नथिंग मच, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देने गए तो H2O2, यहाँ पे ये -1 है ऑक्सीजन, एंड सिमिलरली H2O, यहाँ पे ये -2 है। चार्ज में इतना ही फर्क आएगा कि चार्ज अलग अलग हो सकता है, C इज -1 ओवर हियर, C इज -2 ओवर हियर, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 रहती है, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो चलो, लेट्स कंटिन्यू। अब हम लोग कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करने वाले हैं, देखते हैं तुम लोगों को कितना याद है। मोल कंसेप्ट में ये फॉर्मूलाज तुम लोगों को पहले से पढ़ाया जाता है, तो चलो रिवीजन करते हैं एक बार फॉर्मूले। तो फॉर्मूलाज में सबसे पहला फॉर्मूला मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंट मास का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट मास? करेक्ट, तो इट इज मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। ये अच्छे से लिख के रखो, तुम लोग इन फॉर्मूलाज में बहुत कंफ्यूज होते हो बाद में, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं, उसको छोड़ के बाकी किसी फॉर्मूला में हम लोगों को रेयरली जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी यूज नहीं होगा, बट रेयरली जाना पड़ेगा। नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स। बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है? करेक्ट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ओके, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक ऐसे लाइन मार देना, लाइन मारने आती होगी सबको। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर मैंने पूछा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, तो फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट अजिंक्य, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ये सबको पता है। अक्षय करेक्ट आंसर है। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैंने सबसे पहले तुम लोगों को लिख के दिया है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, द होल थिंग डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। देखो ये फॉर्मूला मोलार मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर मैंने यहाँ पे ला दिया। ये डिवीजन के डिवीजन में जो चीज रहती है वो मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, ये तुम लोगों को पता ही है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। देखो ये फॉलो हो रहा है, ये तुम लोगों को पहले से बताया भी होगा। तो फाइनली मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या हुआ? गिवन मास अपॉन मोलार मास मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एब्सोल्युटली करेक्ट अजिंक्य, यश करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में ये फॉर्मूला तुम लोग सबसे ज्यादा यूज करोगे, ठीक है। इस चैप्टर में ये फॉर्मूला हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे, बहुत बहुत मतलब बहुत बार यूज होगा इसका, ठीक है। तो लिख दो। नाउ थर्ड, थर्ड नहीं फोर्थ, मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट अक्षय अजिंक्य, नाइस। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मतलब ये एन अपॉन वी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन ए नॉट मोलैलिटी, क्या कर रहे हो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एन फैक्टर, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तुम लोग ग्राम इक्विवेलेंट भी इसको कभी कभार बोलते हो, जैसे हम लोग ग्राम मोलार मॉलिक्यूल्स बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट भी बोला जाता है।
बट अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही बोलने वाले हैं। तो इट इज नथिंग बट n into n फैक्टर द होल थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एंड मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये मत भूलना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या, तो मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी मतलब क्या, तो नॉर्मेलिटी मतलब मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। देखो फॉर्मूला फॉलो हुआ। इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यस, मैं तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, जस्ट लास्ट एक। अब देखो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में हम लोग क्या यूज करने मालूम है वाला, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। अब यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मूला में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए मुझे और एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग इस चैप्टर में बहुत यूज करेंगे, विच इज नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। देखो दिखा सबको, तो ये दो फॉर्मूलाज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बहुत यूज होने वाले हैं अभी, और ये दो ही ज्यादा यूज होंगे। एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो लिख दो ये 5 फॉर्मूलाज। कैमरा ऑफ करते हैं, पेट में दुखेगा मेरे। ये फॉर्मूलाज हर एक ने पहले से देख के हो गए थे ना, मतलब ये पहले से तुम लोगों को पता है। ऐसा कोई है जो ये फॉर्मूलाज फर्स्ट टाइम रीड कर रहा है या फिर देख रहा है? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला, जो रेयरली यूज होगा बट हो सकता है, इज इन केस ऑफ डाइल्यूशन। जब हम लोग किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे, तो डाइल्यूशन के टाइम पे कौन सा फॉर्मूला रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम लोग यूज करोगे। प्रजिन के करेक्ट बोला, तो ये भी फॉर्मूला तुम लोगों ने देखा है, ठीक है। एंड फाइनली एक सेवेंथ फॉर्मूला, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस के टाइम पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी सोल्यूशन रहेंगे NiVi, कितने भी रहने दो, एक रहने दो, दो रहने दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, प्लस डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 डॉट 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 स्लैश Vi, ठीक है। तो ये 7 फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को बहुत यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार लास्ट समरी के काइंड ऑफ जल्दी जल्दी ऐसे सारे फॉर्मूलाज लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। नंबर 2 क्या था, तो इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, ऊपर चाहिए तो चेक करते रहना, ठीक है। नंबर 3 क्या था, तो इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम। ये स्टार मार्क किए हुए हैं क्योंकि हम लोग इनको बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला क्या था, तो फोर्थ फॉर्मूला था मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो यूज नहीं होगा, रेयरली यूज होगा, ठीक है। बट फिफ्थ फॉर्मूला क्या था, तो नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी इज व्हाट, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये यूज होगा, ठीक है। अब
और कुछ बच गया क्या? हाँ, सिक्स फॉर्मूला डाइल्यूशन के टाइम पे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, एंड सेवन फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का N1V1, सॉरी एवरेज एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछा तो N1V1 प्लस N2V2 द होल थिंग डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, यूजुअली तुम लोगों को दो चीजें मिक्स करके देते हैं, बट दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो तीसरा अगर सोल्यूशन आया तो N3V3 अपॉन प्लस V3। ठीक है, तो ये सात फॉर्मूलाज हैं, ये हम लोगों को यूज करने हैं, जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। लिख दो, फिर मैं तुम लोगों को कुछ थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पहले दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ, रेडॉक्स के क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो ये चीजें भी तुम लोगों को पता होगी, बट फिर भी देख लेते हैं। एन शुड बी इन कैपिटल इन थर्ड, यप करेक्ट बोला आपने, एन हैज टू बी कैपिटल इन थर्ड, थैंक यू अजिंक्य। तो यहाँ पे एन कैपिटल रहना चाहिए था, गलती से मैंने स्मॉल लिख दिया था। ऊपर के फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने तुम लोगों को सफिशिएंट टाइम दे तो दिया था। ठीक है, कंप्लीट कर दो ये, अभी कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाने वाले हैं हम लोग। ओके, तो कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, इसके अंदर भी तुम लोगों को डाउट्स आते हैं, तो देखते हैं। तो कॉमन टर्मिनोलॉजीज, कॉमन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले आता है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब क्या रहता है? तो वन नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली दूसरा आ सकता है मोलार, तो मोलार का मतलब क्या होगा? वन मोलार। ठीक है, तो सिमिलरली सेकंड आता है सेमी नॉर्मल, तुम लोगों ने सेमीफाइनल सुना होगा, सेमीफाइनल वैसे ही सेमी नॉर्मल, तो ये होता है, करेक्ट बोला आपने, N/2। ये देख के लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो ये और कुछ नहीं है रे, ये हाफ नॉर्मल है, सेमी मतलब हाफ नॉर्मल, तो 1/2 नॉर्मल, इसी को तुम लोग लिख सकते हो 0.5 नॉर्मल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन को ही सेमी नॉर्मल ऐसा भी बोला जा सकता है। लाइक वाइज तुम लोगों को कभी कभी दिखता है पेंटा नॉर्मल, तो पेंटा नॉर्मल मतलब क्या? तो इट इज नथिंग बट N/5 which is nothing but 1/5 normal, which is nothing but 0.2 normal। ना ना ना, 5 नॉर्मल नहीं है, 1/1/। ठीक है, 1/5, सॉरी पेंटा नहीं, पेंटी, माय बैड, पेंटा मतलब 5 नॉर्मल ही होगा, बट पेंटी, पेंटी नॉर्मल। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज डेसी नॉर्मल, तो सेंटी मतलब 1/100, सेंटी नॉर्मल मतलब 1/100 हो जाएगा, चाहिए तो वो भी लिख देते हैं। तो डेसी नॉर्मल हो जाएगा 1/10, विच इज नथिंग बट 0.1 नॉर्मल। वैसे ही किसी ने यहाँ पे, यश ने डाउट पूछा है कि सेंटी नॉर्मल मतलब क्या होता है, तो सेंटी मतलब 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटी नॉर्मल मतलब N/100, तुम लोग सेंटीमीटर में मीटर को 100 से डिवाइड करते हो, तो सेंटी नॉर्मल में तुम लोग नॉर्मलिटी को 100 से डिवाइड करोगे, तो ये हो गया 1/100 नॉर्मल, विच इज नथिंग बट 0.01 नॉर्मल। ठीक है, तो वैसे ही तुम लोगों को और आ सकते हैं, मिली हो सकता है, मिली नॉर्मल मतलब 1/1000 हो जाएगा, माइक्रो हो सकता है 1/10⁶। उसके आगे जाने की कंडीशंस बहुत रेयरली आएंगी, क्योंकि उसके आगे कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली डेसी नॉर्मल तक तुम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, सेंटी तक भी रेयरली आएंगे, डोंट वरी। तो ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है। चलो अभी क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, यागना आपको कुछ डाउट है? नंबर वन इज 4.9
ग्राम ऑफ H2SO4 इन 200 ml सोल्यूशन। ठीक है, तुम लोगों को नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, तो बहुत फास्ट आंसर आने चाहिए। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर तुम लोगों को डायरेक्ट मुंह पे रहना चाहिए, बायट होना चाहिए, 2 है। ठीक है, तो मोलरिटी मतलब गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब 4.9 डिवाइडेड बाय 98, इसका मोलर मास। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, चाहिए तो देखो। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होल थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ओके, तो गिवन मास कितना दिया है तुम लोगों को 4.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना दिया है तुम लोगों को 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है, तो 0.2 मोलर। ठीक है, तो सॉरी 0.2 नहीं, 0.2 लीटर या फिर 200 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। होना पहुंच गई। देखो ये ऐसे कुछ। अब 0.9 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.05 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, 2 से 2 मर गया। अब 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बिकम 0.5 नॉर्मल। देखो तुम लोगों को इससे फास्ट कैलकुलेशंस जमनी चाहिए और डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। अक्षय 200 में पूछा था ना, 1 नॉर्मल नहीं होना चाहिए। यश करेक्ट आंसर था। ओके चलो, और कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं। सेकेंड इज 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4, जिसका मोलार मास तुम लोगों को पहले से देकर रख रहा हूं मैं, बट एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। चलो करो इसको, ये सॉल्व करो, देखते कौन कर पाते हैं। यहाँ पे तुम लोगों को एन फैक्टर पता रहना चाहिए, तो ये ऐसे बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे मोलार मास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mm इज मोलार मास। अच्छा इट इज 158। तुम लोगों को मेरा 8 क्यों नहीं समझ में आता, मुझे वो नहीं समझता कभी। ओके, अक्षय आपने क्या भेजा है? अभी तक किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है। अक्षय आपको वो 0.8 लिखना है या कुछ और लिखना है? साहिल आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, आपने सिर्फ मुझे मोलारिटी सेंड की है। एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। नहीं अक्षय, आपका आंसर रॉन्ग है, तो इनकरेक्ट आंसर है। ओके चलो देखते हैं। अब मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो 31.6 डिवाइडेड बाय 158 द होल थिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज 500, मतलब ये 0.5 लेंगे तो भी चल जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, और KMnO4 का एन फैक्टर रहता है 5। ठीक है, तो 31.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 आई गेस 158 होता है। 158, तो ये दोनों इसको मार देंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, 31.6 इंटू 5 158 ही होगा, तो ये दोनों इसको मार देंगे। एंड 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना होगा, तो ये बन जाएगा 2 नॉर्मल। ठीक है, एन फैक्टर KMnO4 का। अब KMnO4 मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है, जब मीडियम दिया नहीं रहता तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि एसिडिक मीडियम है। KMnO4 वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को ये बहुत बार रिपीट करके बोला था ना कि जब मीडियम दिया नहीं रहता
तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि एसिडिक मीडियम है, तो ये अज्यूम किया मैंने कि एसिडिक मीडियम है और 5 ले लिया। हमेशा याद रखना तुम लोगों को KMnO4 अगर कुछ दिया ही नहीं है तो 5 ही लेना। KMnO4 मीडियम याद रखना, बांग्लादेश 153, तो इसे यूज किया मैंने और कुछ नहीं, एसिड के लिए 5। ठीक है, ओके, तो चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड इज 6.3 grams of oxalic acid in 400 ml of solution। ठीक है, अब ऑक्जेलिक एसिड के बारे में एक छोटी सी चीज तुम लोगों को बता रहा हूं मैं, जो तुम लोगों को पहले से मोस्टली पता होगी। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड ये हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड रहता है। ठीक है, तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जो आता है वो आता है 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये तुम लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी याद रखना। ऑक्जेलिक एसिड हमेशा 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, मतलब उसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को याद रखना है। तो अभी इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करो, करो कैलकुलेशन फास्ट करो। देखो मुझे आराम से जाने में कुछ ये नहीं है, बट अगर मैं तुम लोगों को अभी से आदत लगा दूंगा ना कि आराम आराम से कैलकुलेशन करे, तो तुम लोगों को एंडिंग में करेक्ट आंसर है आपका साहिल। एंडिंग में बाद में वो एग्जाम के टाइम पे भी वो आराम से ही करने की आदत रहेगी। अभी से ऐसे भाग भाग के कैलकुलेशंस करो, सो दैट आगे जाके तुम लोगों को हेल्प हो। तो n इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ठीक है, तो अब ये हो गया 6.3 डिवाइडेड बाय 126, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है तो 400 इंटू 10⁻³ इंटू n फैक्टर फॉर ऑक्जेलिक एसिड कितना है, तो H2C2O4, कार्बन 2 है तो n फैक्टर आएगा 2। अब 2 इंटू 6.3 12.6, 12.6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 12.6 हो गया। 12.6 को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ गया। कैलकुलेशन समझ लो, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1000। ठीक है, यश करेक्ट आंसर था। तो ये जीरो गया, ये जीरो गया और ये जीरो गया, तीनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। 1/4 आंसर आएगा 0.25 नॉर्मल। ठीक है, 1/4 इज 0.25 नॉर्मल। करो, ये एक लाइन में तुम लोगों को आंसर निकालने जम रहा है क्या? देखो कैलकुलेशन हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलैरिटी निकालो, फिर नंबर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। ये लंबी चौड़ी मेथड में तुम लोगों को बता सकता हूँ, बट अभी हम लोगों की प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, कि हम लोग इतना कर पाए। चलो एक इजी क्वेश्चन करते हैं। वो 10 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये इजी बोलने का रीजन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास रहता है 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो लिखो। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो। वेरी नाइस साहिल, करेक्ट आंसर है आपका। इसमें एन फैक्टर सिर्फ अपने को पता रहना चाहिए। एन फैक्टर मैंने तुम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट का लास्ट टाइम लिख के दिया ही होगा, नहीं लिख के दिया होगा तो एटलीस्ट मैंने CaOH ट्वाइस लिख के दिया होगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, एन फैक्टर इसका कोई भी ले लो, चार्ज ऑन एनी आयन, +2 लो या फिर -2 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 है इसका एन फैक्टर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। निहारी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो n इज इक्वल्स टू, मतलब 4 टाइम इज द चार्म फॉर यू गाइस। तो 10 डिवाइडेड बाय 100, द होल थिंग डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10 वन जा, 10 10 जा। ठीक है, तो 1/10 इंटू
100 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया तो वो भी बन गया 1000, तो ये 1000 से ये 1000 मर गया और तुम लोगों को आंसर बचा 2 नॉर्मल। ठीक है, रुदान करेक्ट आंसर था, असीम करेक्ट था, श्रिया करेक्ट, अक्षय करेक्ट, राजदीप करेक्ट आंसर था आपका भी। ठीक है, लिख लो ये। चलो क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, 0.1 मोलार H2SO4 इज इक्वल्स टू डैश नॉर्मल H2SO4। 0.2 मोलार H3PO4 is equals to dash normal H3PO4। Dash molar MgOH twice is equals to 0.4 normal MgOH twice। Dash molar K2Cr2O7 is equals to 1.2 normal K2Cr2O7। नहीं हर्षवर्धन, ऐसे कैसे 1 नॉर्मल कैसे आएगा H2SO4? ये 0.1 मोलर है ना, देखो जरा। लाइकवाइज 0.2 मोलर FeC2O4 is equals to dash normal FeC2O4। एन फैक्टर मैंने तुम लोगों को सबके निकालने के लिए सिखाया है मेथड। साहिल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, करेक्ट है, वेरी नाइस। अजिंक्य, लास्ट वाले में आपने गड़बड़ की है, जरा अच्छे से क्रॉस चेक करो उसे। लास्ट वाला मैंने तुम लोगों को एग्जांपल में एन फैक्टर, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप ही जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के ऊपर सारी चीजें एक साथ लान दे रहा हूँ। एन फैक्टर मैंने तुम लोगों को पहले से सिखाया है कैसे निकालना है, हर एक चीज का, ऑलमोस्ट हर एक चीज का मैंने तुम लोगों को लिख के भी दिया है एन फैक्टर। ठीक है, तो देखो जरा, सिर्फ तुम लोगों को वो वैल्यूज याद रहनी चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट करने हैं। हाउ डू वी गेट एन फैक्टर ऑफ CaCO3? तो देखो यहाँ पे CaCO3 ये एक सॉल्ट है, ऐसे समझ लो चाहिए तो। सॉल्ट केस में मैंने क्या बोला है, चार्ज ऑन आयन, तो कटायन का चार्ज लो या अनायन का चार्ज लो। कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2, +2 लो या -2 लो, दोनों दो ही है, तो इधर 2 आ गया, खत्म। होमवर्क और रिवीजन, ठीक है, अच्छे से करना। तो तुहिन, आपका सेकंड लास्ट और लास्ट आंसर रॉन्ग है। असीम, आपका लास्ट आंसर रॉन्ग है। एंड यश, आपका भी लास्ट आंसर रॉन्ग है। ओके, साहिल आपका लास्ट आंसर रॉन्ग, करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है वो, सॉरी। ओके, तो अजिंक्य आपका भी अभी लास्ट आंसर करेक्ट हो गया, वेरी नाइस। ये नहीं, रुको, हाँ आपका ये भी करेक्ट हो गया। यश आपका करेक्ट ही था लास्ट आंसर, सॉरी। ओके, चलो देखते हैं अभी। तो तुम लोगों को सिर्फ एन फैक्टर याद रखने हैं, याद रखो, नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, तो यहाँ पे मोलरिटी दी है 0.1, एन फैक्टर है 2, तो 0.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 0.2। अब यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ H+ आयंस डोनेटेड, तो 3, तो 3 गुणा 0.2 कितना हो जाएगा, 0.6। यहाँ पे देखो तुम लोगों को मोलरिटी पूछी है नॉर्मेलिटी से, तो नॉर्मेलिटी 0.4 है, मोलरिटी निकालने बोला है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर अपॉन एन, ये यहाँ पे नीचे चला गया, तो नॉर्मेलिटी दी है 0.4, तुम लोगों को सिर्फ एन फैक्टर पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, 2 OH मतलब 2 आ जाएंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0.2 मोलार। अब यहाँ पे ये मस्त क्वेश्चन था, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एन फैक्टर पता नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर पता है तो अच्छी बात है, तो हो जाएगा। तो इसको अभी 6 से डिवाइड कर दो, इसको अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.2। ठीक है, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, नथिंग एल्स। अब ये वाला भी मस्त क्वेश्चन था,
क्यों? क्योंकि एन फैक्टर अगर पता है तो करोगे आंसर, नहीं पता है तो वही वहां पे ही छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पे एन फैक्टर रहता है 3, जो मैंने तुम लोगों को ऊपर लिख के दिया है। ठीक है, ये जेई में क्वेश्चन पूछा था, हम लोग इसका क्वेश्चन भी चाहिए तो करेंगे। ये सेम क्वेश्चन ही, मतलब अलग क्वेश्चन था, बट तुम लोगों को अगर एन फैक्टर ही पता नहीं है तो ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन था जेई में। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर रहता है 3, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.6। ठीक है, तो लिख दो, ये कंप्लीट करो। प्रणय, आपका फोर्थ का आंसर करेक्ट था, वेरी नाइस। तीन कैसे? ये हम लोगों ने ऊपर सोल्यूशन में देखा था। चलो देखते हैं। K2Cr2O7 और FeC2O4, इनके एन फैक्टर कैसे आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो, तो ये तुम लोगों को याद ही रखना है। K2Cr2O7 ये हमेशा कन्वर्ट होता है क्रोमियम +3 में। ठीक है, तो ये +6 में से +3 में जाता है। तो एक +6 में से +3 में जा रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो दो किस में चले जाएंगे? तो दो के लिए हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहाँ पे इसलिए ये 6 आता है। सिमिलरली FeC2O4, इसे हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्सैलेट। फेरस ऑक्सैलेट हमेशा CO2 में चला जाएगा, एंड एट द सेम टाइम ये +2 में से +3 में चला जाएगा। ऊपर एग्जाम्पल देख लेना, ये हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो कार्बन +3 में से +4 में जा रहा है, आयन +2 में से +3 में आ रहा है। कार्बन के लिए एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहा है, तो दो कार्बन दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे। आयन के लिए एक आयन +2 में से +3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहा है। तो टोटल एन फैक्टर हो जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए हैं, देख लो। हम लोग ये यूज नहीं कर सकते हैं, किसका ये डाउट है? अजिंक्य, हम लोग ये चार्ज वाला मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हर एक के लिए अलग अलग मेथड है ना एन फैक्टर फाइंड आउट करने की, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा ही यूज करोगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा अगर यूज करोगे तो तुम लोगों को वैल्यू इसकी 3 ही लेनी पड़ेगी। वृतांत FeC2O3, क्या FeC2O3? इन एग्जाम्पल वी डिड FeC2O3, कौन से एग्जाम्पल में? ऊपर मैंने FeC2O3 लिखा था क्या? अगर लिखा होगा तो दैट वाज अ मिस्टेक, ऑक्सलेट O4 रहता है। नहीं वृतांत, ये क्या है? FeC2O4 ही है, वृतांत नहीं है, वेदांत है। ओके, चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लेंगे एंड उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक दे दूंगा तुम लोगों को। ये 1 घंटा तुम लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी ना मैंने, तो चलो। कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स। कैलकुलेट, क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग। बहुतों को डाउट होगा कि अभी मिली इक्विवेलेंट्स क्या है। तो मिली इक्विवेलेंट्स मतलब इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। ठीक है, तो अरे हाँ, तुम लोग 5 बजे ही छूटने वाले हो ना आज? ब्रेक कैंसिल है, ब्रेक कैंसिल। 5 बजे अगर छूटने वाले हो तो ब्रेक काहेगा? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को पूछा 5 × 10⁻³ इक्विवेलेंट्स है, दिस मच मीन्स हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स, तो तुम लोग बोलोगे 5 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो तुम लोगों को ये याद रखना है, तुम लोगों को सिर्फ 10⁻³ को निकाल देना है, तो वो तुम लोग मिली में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, मिलीलीटर कैसे कन्वर्ट करते हो पता ही है तुम लोगों को, 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो सेम यहाँ पे ही करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाय द वे गलत बोल दिया था मैंने। तो क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 20 मिलीग्राम्स ऑफ NaOH। 20 मिलीग्राम्स ऑफ NaOH मीन्स हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो पहले तुम लोग इक्विवेलेंट्स निकालो। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने?
अब मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर करोगे, ठीक है। तो मास कितना दिया है, 20 दिया है, मिलीग्राम्स में दिया था तो इंटू 10⁻³ करोगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय मास अपॉन मोलार मास ना, तो मोलार मास कितना आएगा इसका 40, ठीक है। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलार मास किया मैंने, एन फैक्टर कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये गया, ये 2 जा, तो 1/2 कितना होगा, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट्स। बट मैंने तुम लोगों को क्या निकालने बोला है, मैंने तुम लोगों को बोला है मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए, तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 0.5। हजम हुआ सबको। देखो बाद में होमवर्क करते वक्त तुम लोगों को ये ऐसे कुछ आ गया और फिर तुम लोग ऐसे एकदम ये हो रहे हो कि अरे ये क्या है, तो उसी बदले ये यहाँ पे हम लोग कर लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तुम लोगों का दिमाग वहां पे तुम लोगों को कम दौड़ाना पड़ेगा, लेक्चर में ज्यादा दौड़ाना पड़ रहा है। तो सेकेंड इज 20 ml ऑफ सेमी मोलर H2O2, तो 20 ml ऑफ सेमी मोलार H2O2, ठीक है। अब H2O2 का एन फैक्टर जिस किसी को पता नहीं है, H2O2 का एन फैक्टर रहता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे मोलार है, मतलब तुम लोगों को इक्विवेलेंट्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो तुम लोगों को यूज करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और नॉर्मेलिटी दिया नहीं है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक है, लिख दो। ध्यान, आपका डाउट मुझे समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप। कोमल याद रखो, मिली इक्विवेलेंट्स करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट्स को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कुछ इक्विवेलेंट्स दिए हैं उसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये कर दिया है ना, सॉरी। तो एक मिनट, अभी क्या, हाँ, यहाँ पे +3 कर दो, ये मैंने रिलेशन गलत लिख के दे दिया था। ये नहीं, मैं रिलेशन करेक्ट लिख के दे रहा हूँ। 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10⁻³ इक्विवेलेंट, ठीक है। रिलेशन करेक्ट है, ये चेंज मत करना, ओके। याद रखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को, एक काम करो, इसे प्लस में ही कन्वर्ट करो। मैंने तुम लोगों को 1 मिली इक्विवेलेंट्स मीन्स हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, वो रिलेशन लिख के दिया था एक्चुअली, दैट 1 मिली इक्विवेलेंट इज 1 इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये रिलेशन लिख के दिया था। ये इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। और तुम लोगों को जब मिली इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करना है तो तुम लोगों को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जब 1 मिलीलीटर बोलते हो तो तुम लोग क्या बोलते हो, 1 लीटर इंटू 10⁻³, करेक्ट और रॉन्ग। देखो रिलेशनशिप्स, तुम लोगों का यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर हुआ है क्या। बाय द वे, इसका आंसर निहारिका, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, यूनिट्स एंड डायमेंशन में तुम लोगों को ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे, बट याद रखो मिली में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। निहारिका नहीं, सॉरी, नक्षत्र, नक्षत्र, योर आंसर इज करेक्ट, ओके। तो चलो ये देखते हैं, अभी मोलारिटी निकालो इसकी। तो पहले से मोलारिटी देके रखिए, कितनी दी है, सेमी मोलार, सेमी मोलार मतलब 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, तो 20 इंटू, अब देखो मिलीलीटर को तुम लोग जब लीटर में लिखते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो, तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है, तो इसका एन फैक्टर है 2, तो ये 2 गया, ये 2 गया, कैंसिल आउट हो गए दोनों, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर कितना आएगा, तो हम लोगों का आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻³
इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो गए इक्विवेलेंट। तो तुम लोगों को मिली इक्विवेलेंट पूछा है, तो मिली में कन्वर्ट करते वक्त ये तुम लोग निकाल दोगे एंड तुम लोगों को मिलेगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स। सेमीमोलर H2O2 है ये, पेरोक्साइड। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl, 5 मिली मोल्स ऑफ HCl। तो तुम लोगों को दिया क्या है, अभी तुम लोगों को मोल्स दिए, ठीक है। अच्छे से देखो, मैं तुम लोगों को आराम आराम से लिख के देता हूँ चाहिए तो। बस इस आराम आराम में फिर हम लोग एग्जाम्पल्स कम लेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या रहता है, तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। करेक्ट बोला अजिंक्य आपने। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए मैंने, 5 इंटू मिली मोल्स है, तो मिली को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तुम लोग 10⁻³ करोगे। HCl का एन फैक्टर, HCl में एक ही H प्लस है, तो HCl का एन फैक्टर 1 होगा। तो ये होगा इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स कितने आए, तो 5 इंटू 10⁻³ तो मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, तो मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 5। देखो समझा। यश करेक्ट आंसर था, नक्षत्र करेक्ट आंसर था, साहिल करेक्ट था आंसर। ओके, तो चलो और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। तो लास्ट एग्जांपल इज 0.49 ग्राम्स ऑफ H2SO4, ठीक है। तो अगेन तुम लोगों को इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने पहले, तो यहाँ पे अभी ग्राम्स दिए, तो तुम लोग क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या रहता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अब गिवन मास अपॉन मोलार मास तो कितना होगा, 0.49 डिवाइडेड बाय मोलार मास रहता है 98 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसे अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को आंसर कितना आएगा, तो 0.98 डिवाइडेड बाय 98 एंड इसका हो जाएगा 1/1000। देखो यश करेक्ट आंसर है, साहिल करेक्ट आंसर है। अब ये हो गए इक्विवेलेंट्स, ये मत भूलना, ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट्स। तो तुम लोगों को मिली इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विच इज इक्वल्स टू 10 मिली इक्विवेलेंट्स। अब देखो, जिसको मिली इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए डिफिकल्टी हो रही है, जो अभी भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तुम लोगों को एक सिंपल वे में बताता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को बोलूं मेरे पास 1 लीटर पानी है तो वो कितने मिलीलीटर हो गए, अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है तो वो कितने मिलीलीटर हो गए, आंसर करो। वो बन गए 1000 मिलीलीटर, परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को फिर बोलूं मेरे पास 1 मिलीलीटर पानी है, मतलब वो कितने लीटर हो गया, वो बन गया 1 × 10⁻³ मिलीलीटर, करेक्ट। जब जो तुम लोग 0.001 बोल रहे हो, परफेक्ट। अब मुझे बताओ, मेरे पास अगर 1 मोल कंपाउंड है तो वो कितने मिलीमोल बन गया, तो मेरे ख्याल से वो बन जाएगा 1000 मिलीमोल, ठीक है। लाइकवाइज अगर मेरे पास एक मिलीमोल कंपाउंड है तो वो कितने ऊपर मैंने गलती से मिलीलीटर लिख दिया था ना, यहाँ पे ये लीटर कर दो सिर्फ, तो वो कितने मोल बन गया। अब मुझे बताओ, मेरे पास 1 मिलीमोल है तो वो कितने मोल बन गया, तो वो 10⁻³ मतलब 1 × 10⁻³ मोल बन गया, परफेक्ट। लाइकवाइज अगर मेरे पास एक इक्विवेलेंट है तो वो कितने मिली इक्विवेलेंट्स बन गया, अगर मेरे पास एक इक्विवेलेंट है तो वो कितने मिली इक्विवेलेंट बन गया, करो आंसर दो। वो बन गया 1000 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। एंड लाइकवाइज तो मुझे बताओ, मेरे पास अगर 1 मिली इक्विवेलेंट है तो वो कितने इक्विवेलेंट बन गया, वो बन गया 1 × 10⁻³ इक्विवेलेंट, बराबर। ऊपर मैंने तुम लोगों को ये रिलेशनशिप लिख के दिया है,
मिली इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट्स के बीच का, चेक करो किधर गया वो। ये रिलेशन मैंने तुम लोगों को लिख के दिया है ऊपर, ठीक है। बट नीचे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे हम लोग इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें से मिली इक्विवेलेंट्स की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये मैंने तुम लोगों को पहले मोल कंसेप्ट में एक जमाने में पढ़ाया था कि किधर से कैसे जाते हैं। अगर तुम लोग हर एक चैप्टर में यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम लोगों को हर टाइम ये यूनिट कन्वर्जन पढ़ाते रहूं, मिली से इक्विवेलेंट्स में कैसे जाएंगे या फिर इक्विवेलेंट से मिली में कैसे जाएंगे, तो टाइम वेस्ट है ये, ठीक है। तुम लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की प्लीज। अभी सबको डाउट क्लियर हुआ कि इक्विवेलेंट्स से मिली इक्विवेलेंट्स में जाते वक्त हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। देखो इक्विवेलेंट से मिली में जाते वक्त तुम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिख रहा है क्या? या अभी भी किसी को यूनिट कन्वर्जन में डाउट है? ओके, तो आगे बढ़े या अभी भी किसी को कैलकुलेशंस में डाउट है? देखो क्वेश्चंस के नंबर जैसे बढ़ेंगे ना, तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा, बिलीव मी, कि क्वेश्चंस कम करे बट स्लो जाए। नहीं, क्वेश्चंस कम करके जब मैं स्लो जाऊंगा और उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम लोग मेरे ही नाम से गालियां दोगे कि यार यार इसने पढ़ाया नहीं इसलिए मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, और ये हम लोगों के साथ भी होता था। कुछ पढ़ाते एक है, तुम लोग वो मीम्स भी देखते रहोगे कि पढ़ाया एक है और क्वेश्चन अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तभी टीचर स्लो जाता है। तुम लोगों को वैसे चाहिए, मैं बिलीव मी मैं आराम से जाऊंगा और होमवर्क में फिर तुम लोगों की दिमाग लगाओ, या फिर यहाँ पे क्वेश्चंस जल्दी करते हैं एंड होमवर्क में तुम लोगों को इजी जाएगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, वापस जरा एन फैक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, तुम लोगों को एन फैक्टर की प्रैक्टिस लगेगी। तो कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना। होमवर्क के नाम पे तुम लोग होमवर्क तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ मैं, तुम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का एन फैक्टर काउंट करना है। कैसे काउंट करना है एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, और एग्जांपल H2S है एंड इस तरफ फिर HS है, ठीक है। तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये H2S यहाँ पे -2 था, ये S यहाँ पे 0 हो गया। रिएक्टेंट के लिए जब तुम लोग निकालोगे तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त का देखना। प्लीज आंसर दो जरा, एन फैक्टर यहाँ पे S-2 के लिए कितना होगा? करेक्ट बोला आंसर श्रेय आपने, यहाँ पे 2 होगा। एंड अगर मैं सल्फर के लिए पूछूं इधर से इधर जाते वक्त, तो एन फैक्टर कितना होगा बताओ? उल्टा जाते वक्त भी, तो करेक्ट यहाँ पे भी 2 होगा। एन फैक्टर में प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब जरा और एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे तुम लोग जरा ये हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। FeO गिविंग यू Fe2O3, ठीक है। अब याद रखो एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये +2 है, +2 में से ये चला गया +3 में, तो मुझे बताओ FeO के लिए एन फैक्टर कितना हुआ? FeO के लिए करेक्ट यहाँ पे ये 1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही आयन है, ठीक है। और उसी बदले मुझे बताओ इधर से इधर जाते वक्त ये +3 में से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा? कितने आयन है? करेक्ट, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है जितने आयन से वैसे। और एक इस टाइप का एग्जाम्पल चाहिए तो ले लो, और एक थर्ड एग्जाम्पल जिसमें कोएफिशिएंट अलग हो जाएंगे। K2Cr2O7 गिविंग यू Cr+3, ठीक है। मुझे बताओ क्रोमियम के लिए इधर एन फैक्टर कितना होगा? यहाँ पे ये +6 रहता है और ये यहाँ पे हो जाता है +3। यप, तो याद रखो यहाँ पे एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो 2 क्रोमियम है यहाँ पे। 2 क्रोमियम के लिए ये बन जाएगा 6, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे बताओ एन फैक्टर कितना होगा? एक ही क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम के लिए हो जाएगा 3। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट के लिए। और ये अभी किसी का कुछ डाउट बचा है तो बोलो, और एक एग्जांपल देते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट तुम लोगों को नहीं आ पाएगा, बिलीव मी। 5KMnO4
गिविंग यू 5 Mn+2। अगेन एन फैक्टर के लिए तुम लोग ये नीचे वाला नंबर ही हमेशा काउंट करना, ठीक है। ये वाला नंबर कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट से हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टोइकियोमेट्री से हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मुझे बताओ +7 से ये +2 में जा रहा है, ठीक है। तो +7 से जब +2 में जाएगा तो यहाँ पे तुम लोग एन फैक्टर कितना बोलोगे? करेक्ट, यश, निहारिका, कोमल, अक्षय, वेरी नाइस। तो ये बन गया यहाँ पे 5, और ये भी यहाँ पे एक के लिए ही देखना, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है ना नीचे वाला, तो बात खत्म। तो ये भी बन गया 5, ठीक है। ओके, तो चलो ये सेकंड जैसा और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। थर्ड, Cr2O3 गिविंग यू CrO3, ठीक है। मुझे बताओ ये +3 में से ये जा रहा है +6 में, दिख रहा है सबको? तो +3 में से +6 में जाएगा तो रिएक्टेंट का एन फैक्टर कितना होगा? वेरी नाइस यश, अक्षय, निहारिका करेक्ट, श्रिया, जब करेक्ट, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अभी ये नॉट डिफाइंड कैसे आया और क्यों आ रहा है? तो ये बन गया यहाँ पे 6, क्योंकि +3 में से ये +6 में जा रहा है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे यहाँ पे 2 क्रोमियम दिए, तो 2 का हो जाएगा 6। एंड लाइकवाइज मुझे बताओ यहाँ पे इस क्रोमियम का इधर से इधर जाते वक्त कितना होगा? तो निहारिका करेक्ट, श्रिया करेक्ट, टू इन करेक्ट। तो ये बन गया 3, ठीक है। याद रखो तुम लोगों को यहाँ पे कितने एटम्स है वही देखना है, ठीक है। तो एन फैक्टर हो जाएगा। चलो मैं अभी तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। ये फिफ्थ एग्जांपल था, सॉरी। एन इज नेवर जीरो, वाई? अरे देखो एन फैक्टर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के लिए निकालते हैं। अगर एन फैक्टर 0 है मतलब इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे एक नोट लिख दो। व्हेन एन फैक्टर इज इक्वल टू 0, रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। एंड अगर रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं तो उसके लिए एन फैक्टर डिफाइन नहीं होगा, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ही एन फैक्टर डिफाइंड होता है। देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, HNO3 गिविंग यू NH3, दोनों के लिए डिफाइन करना, ठीक है। नंबर 2, BaMnO4 ट्वाइस गिविंग यू MnO। थर्ड, FeSO4 गिविंग यू Fe2SO4 thrice। फोर्थ, PbO गिविंग यू PbO2। फिफ्थ, NH3 गिविंग यू N2। 13 में सॉरी, सिक्स, SO3 गिविंग यू H2SO3। यस, वैसे टाइम पे आप एन फैक्टर निकाल के देख सकते हो, बट वैसे टाइम पे आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है कि अगर पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसे टाइम पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो रेडॉक्स हो सकती है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो नॉट एन रेडॉक्स रिएक्शन, वो सिंपलेस्ट मेथड है।
Fe2 गिविंग यू SO3। ठीक है, 7 क्वेश्चन दिए हैं तुम लोगों को, ऊपर हम लोगों ने 5 सॉल्व किए, तो प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट हो जाएगी, और 12 एग्जाम्पल हो गए हमारे। ठीक है, तो चलो ये करो। ओके, हो रहा है, तुम लोगों को आंसर सेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर जब लिखूंगा नीचे तो तुम लोग चेक कर लेना, बट अभी हो पा रहा है कि तुम लोगों से एन फैक्टर निकालना। ओके, तो चलो देखते हैं। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करो, और नाइट्रोजन ये +5 से जा रहा है -3 में। +5 से -3 जाना मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 8, और यहाँ पे भी -3 से +5 में जाना मतलब ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, अजिंक्य वेरी नाइस, करेक्ट आंसर थे आपके। अब अक्षय करेक्ट है, तो इनकरेक्ट है, गुड। तो यहाँ पे भी मैंगनीज के केस में ये +7 में से +2 में जा रहा है। अब एन फैक्टर के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था स्टोइचोमेट्री को नहीं देखना है, बट ये नीचे वाला नंबर तो देखोगे। तो मुझे बताओ +7 से +5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट यहाँ पे नीचे वाला तो कोएफिशिएंट 2 है, तो 5 गुणा 2 करना मतलब हो गए 10। वेरी नाइस यश, अपने सेकंड वाले में गड़बड़ की थी, देख लो कहाँ पे गड़बड़ की थी। +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 मैंगनीज मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर यहाँ पे तो +2 से +7 जा रहा है। कितने मैंगनीज है, तो एक ही है, तो 5 गुणा 1 विच इज इक्वल टू 5। अब नीचे वाला, उसके नीचे वाला देखो, ये +2 से +3 जा रहा है। ठीक है, जब करेक्ट है आंसर साहिल। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ +2 से +3 जाना मतलब एक ही आयन है, तो एन फैक्टर कितना लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 1, जिस किसी को डाउट है। ठीक है, एंड यहाँ पे +3 से +2 जाना मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बट कितने आयन, यहाँ पे 2 आयन, तो यहाँ पे हो गए 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। ये देखो +2 से +4, तो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 2, करेक्ट आंसर है साहिल, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे -3 से 0 में जाना, एक ही नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है तो n इज इक्वल टू 3, बट यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो n इज इक्वल टू 3 गुणा 2 विच इज इक्वल टू 6। वेरी नाइस अक्षर साहिल, निहारिका करेक्ट आंसर है। अब +6 में से +4 में जाना, करेक्ट, +6 में से +4 में जाना मतलब n इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे भी एक ही सल्फर है तो n इज इक्वल टू 2। अब ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये देखते हैं, ये किसी को आया है क्या इसका आंसर, बताओ जरा, मैंने चेक नहीं किए थे लास्ट वाले आंसर। ओके वेरी नाइस, वेदांत करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट है, तो बहुतों को आया, आ रहा है मतलब। तो देखो यहाँ पे सल्फर -1 में रहता है, एक्सेप्शनल केस, क्योंकि आयन यहाँ पे +2 में रहता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आयन पायराइट। ठीक है, जो कि जा रहा है +6 में, तो एक सल्फर -1 से +6 मतलब एक सल्फर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सल्फर 14, तो एन फैक्टर हो गया यहाँ पे 14, और यहाँ पे एक ही सल्फर है तो ये हो जाएगा 7। वेरी नाइस, ओके, FES वाज देयर इन होमवर्क, नाइस। तो एक एक्सेप्शनल केस और एक देनी है मुझे, मैं एक्चुअली वो स्किप करने वाला था, बट चलो देखते हैं, तुम लोगों को आंसर्स आ रहे हैं तो एक्सेप्शन भी हम लोग कर पाते हैं। TaOCl2, इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है शायद से, आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, तो अरे यहाँ पे ये तुम लोगों को याद ही रखना है कि यहाँ पे आयन +2 में ही रहता है, और इसके वजह से ये -1 रहता है वैसे। ठीक है, पेपर वाइट करने के काम आती है, करेक्ट। ओके,
ओ करेक्ट अजिंक्य, वेरी नाइस, गुड। नक्षत्र करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। साहिल, आपका आंसर करेक्ट है बट टर्मिनोलॉजी गलत यूज की है आपने। गुड, ग्रेट। तो देखो, कैल्शियम रहता है +2, ऑक्सीजन रहता है -2, तो +2 - 2 तो ये क्लोरीन बन गया 0। ये 0 में से चला गया 0 में, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो n 0 में से 0 0 में ही जा रहा है, मतलब n इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन n इज नॉट डिफाइंड। ये एक्चुअल में रिएक्शन है, ये एक्चुअल में एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, बट इट इज अ रेडॉक्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो राइट नाउ वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए अलग से हम लोग ये करेंगे, पार्ट रखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन का कैसे कैलकुलेट करना है। बाय द वे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को पता है ना, ये कैसे रहता है? CaOCl Cl, ये ऐसा कुछ रहता है, मतलब ये बीच वाला जो है वो +2 रहता है, ये -1, जो ऑक्सीजन -2, और ये क्लोरीन +1। तो यहाँ पे क्लोरीन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। एक रहता है क्लोरीन इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा रहता है क्लोरीन इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरी नाइस। जिस किसी को नॉट डिफाइंड आ गया था, रियली इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तुम लोगों का पता नहीं बट मैं थक गया हूँ, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। 4:32 हो रहे हैं, तो 4:40 को 8 मिनट के बाद मिलते हैं। ठीक है, 4:40 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
चलो कंटिन्यू करते हैं। Now, अब लास्ट टाइप ऑफ एन फैक्टर, ठीक है, चलो देखते हैं। तो एन फैक्टर में और कौन सी अलग कैटेगरी आ सकती है वो भी एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने ऐसे टाइप के एक आध दूसरे क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, बट अभी एक स्पेशल कैटेगरी करके दे देता हूँ तुम लोगों को, सो दैट तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। केस 2, ठीक है, ऊपर कोई केस 1 था ऐसे अभी एज्यूम कर लेना, कहाँ पे तो लिख देना ओनली वन एटम इज अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ठीक है। तो अब जरा अलग, ओके, तो चलो आवाज अच्छे से आ रही होगी सबको। केस नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ more than one element is changing। अगर ऐसे हुआ तो कैसे करेंगे? तो इसका एग्जांपल मैंने ऊपर की तरफ एक दिया था बट पूरी रिएक्शन दी नहीं थी। अगर ऐसे कुछ दे दिया तुम लोगों को तो हम लोग इसका आंसर कैसे करेंगे? अब याद रखो यहाँ पे एन फैक्टर निकालना भी एक्चुअल में बहुत ईजी है, बस तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन किस में चेंज हो रहा है। तो आयन ये +2 से +3 में जा रहा है, सल्फर ये -1 में से +6 में जा रहा है। दिख रहा है सबको? ठीक है, तो मुझे बताओ एन फैक्टर फॉर आयन कितना हो गया यहाँ पे? बताओ बताओ, आंसर करो जल्दी जल्दी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एन फैक्टर फॉर आयन हो गया यहाँ पे 1। एंड एन फैक्टर फॉर सल्फर कितना हो गया बताओ? एन फैक्टर फॉर सल्फर, एन फैक्टर फॉर सल्फर इज 14। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ टोटल एन फैक्टर कितना हुआ Fe2 का? हम लोग अभी प्रोडक्ट साइड नहीं देखने वाले, सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे देखते हैं। वो ऊपर प्रोडक्ट साइड तुम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था, हम लोग हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ही फोकस करते हैं। तुम लोगों को एक साथ दो दो एग्जाम्पल मिले इसलिए मैंने वहां पे प्रोडक्ट ऐड कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग हमेशा रिएक्टेंट साइड का एन फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो चलो Fe(C2O4) डॉट SnC2O4 गिविंग यू Fe2O3 प्लस SnO2 प्लस 4CO2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं मैं, वो बैलेंसिंग का तुम लोगों को अभी पता पढ़ा दिया है पहले से मैंने कि कैसे करते हैं एंड ऑल, तो वो सब गया भाड़ में, ठीक है। और हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इसके ऊपर। अब ये अगर देखोगे ये ऑक्सैलेट हो गया, प्लीज ऑक्सैलेट के लिए तुम लोग कैलकुलेट मत करते बैठना, मैंने तुम लोगों को पहले से शॉर्टकट बना के दिया है, ठीक है। तो उस शॉर्टकट के वाइज जाएंगे हम लोग। ऑक्सैलेट का शॉर्टकट क्या है बताओ? ऑक्सैलेट का शॉर्टकट है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनो कितने आ गए? परफेक्ट, 4। एंड प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर एन फैक्टर ऑफ मेटल्स। अब मुझे बताओ एन फैक्टर ऑफ मेटल कितना है यहाँ पे? आयन, आयन ये +2 में से जा रहा है +3 में, तो आयन के लिए हो गया 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब और एक मेटल है टिन को मत भूल जाना, तो ये +2 में से जा रहा है +4 में, टिन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? तो ये हो गया 2, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया? तो टोटल एन फैक्टर हो गया 7, ठीक है। तो लिख दो ये, वेरी नाइस, आ रहा है लोगों को अभी। चलो थर्ड और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हम लोगों ने रिएक्शन में देखा था, इसको हम लोगों ने बैलेंस किया एक्चुअल में। तो CrI3 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr2O7, ठीक है, मेरे पास ये लिखा हुआ देखते हैं वेर इट वेंट। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू Cr2O7 -2 प्लस IO3 माइनस, ठीक है। तो चलो देखो अभी, अरे ये किया है, ये देख लेना, इसको हम लोगों ने बैलेंस किया है, झूठ मत बोलो पाप लगेगा। तो बताओ कैसे होगा ये? इसमें क्रोमियम यहाँ पे +3 में, आयोडीन यहाँ पे -1 में,
क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें, +3 में से किसमें गई है, +6, ये क्रोमेट है, ये क्रोमियम है, ठीक है। ओ माय गॉड, वेरी नाइस अक्षय, करेक्ट आंसर है आपका। एंड सिमिलरली आयोडीन यहाँ पे -1 से जा रहा है +5 में, अक्षय तेरा करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो मुझे बताओ क्रोमियम का एन फैक्टर कितना आया और आयोडीन का एन फैक्टर कितना आया, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहा है तो तुम लोग बाकी ये कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्रोमियम का एन फैक्टर है यहाँ पे 3, एंड वेदांत करेक्ट आंसर है, अजिंक्य करेक्ट आंसर है, यश, साहिल, तुहिन करेक्ट आंसर है। एंड आयोडीन का एन फैक्टर है, एक का हो गया -1 से +5 मतलब 6, तो 3 है, ये मत भूलना, कुछ लोगों ने डायरेक्ट 9 लिख के दे दिया है, तो ये हो गया आयोडीन का 18, ठीक है। तो टोटल एन फैक्टर कितना आएगा, 3 + 18 इज इक्वल्स टू 21। देखो मेरी भावनाएं समझ में आ रही है। ओके, तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अब इसके आगे हम लोग सारी चीजें जो है वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही सॉल्व करने वाले हैं। एंड याद रखो ये जो कुछ मैंने बताया, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तुम लोगों को समझ में आए इसके लिए ही है। एन फैक्टर निकालना, उसके बाद नॉर्मेलिटी निकालना, मोलरिटी निकालना, ठीक है। ये सारी चीजें, नंबर ऑफ मोल्स से एन फैक्टर निकालना, मोलर मास से एन फैक्टर निकालना, इक्विवेलेंट मास से एन फैक्टर निकालना, ये सारे जो मैंने ऊपर छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे वो इसीलिए लिए थे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ये एक साथ हम लोगों को यूज करना पड़ता है, तो उस समय हम लोगों को ये यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स क्लियर किए हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, according to law of equivalence, in any chemical reaction, in any chemical reaction, equal equivalence of, equal equivalence of each reactant will react as well as equal equivalence of, equal equivalence of products will be produced, products will be produced, that is equivalence of reactants and products are same। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोगों को क्यों यूज में आता है पता है, इसके वजह से तुम लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं बचती, ठीक है। अगर तुम लोगों को एन फैक्टर पता है तो तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर तुम लोगों को याद होगा मोल कंसेप्ट में, हम लोगों को अगर किसी रिएक्शन को सॉल्व करना है या फिर किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स एंड ऑल निकालना है तो तुम लोगों को पहले रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत थी। जब तक मोल कंसेप्ट में हम लोग रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हम लोगों को आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और करेक्ट बोल रहे हो अक्षय, यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन तक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इतना इजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो एक तुम लोगों को पहले रिएक्शन दिखाता हूँ। समझ लो दे हैव गिवन यू KMnO4 रिएक्टिंग विथ Ki इन एसिडिक मीडियम H2SO4 के, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को बोल दिया रहता कि मेरे पास 20 मोल Ki के हैं, मेरे पास 20 मोल Ki के हैं, तो मुझे KMnO4 के कितने मोल्स लगेंगे। अगर मैंने तुम लोगों को ऐसे दे दिया क्वेश्चन, तो अब अगर ये मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है।
चलो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब KMnO4 कन्वर्ट होके Mn+2 में जाता है, यहाँ पे ये बन जाएगा MnSO4 प्लस Ki, ये ऑक्सीडाइज होके I2 जाता है। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइज होके I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम का बन जाएगा K2SO4। स्क्रीन है स्टक, अरे बाप रे, एक मिनट। दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है, कहाँ पे अटक गई है? ओके ठीक है, तो नहीं अजिंक्य वेट करो जरा, देखते हैं। तो ये K2SO4 में चला जाता है। अब इसे अगर तुम लोगों को बैलेंस करना है तो अभी के लिए सिर्फ लिख दो ये कैसे बैलेंस करना है। तो ये -1 से ये 0 में जा रहा है, ये +7 से +2 में जा रहा है। अब रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है वो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे I2 2 है, तो यहाँ पे तुम लोग इधर मतलब इधर n की वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी पहले ये 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ही लेके जाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंसिंग भूल गए रहोगे, होमवर्क नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, तो तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 5, बट यहाँ पे फिर आना पड़ेगा 5/2। अब हम लोग 5/2 कभी लाएंगे नहीं रिएक्शन में, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में और एक बार लिख रहा हूँ मैं एक रिएक्शन, याद रखो ये सारी स्टेप्स तुम लोगों को करनी पड़ती है। इसमें तो हम लोग जब रिएक्शन के रिएक्शन इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोल कंसेप्ट के। ठीक है, तो यू विल गेट 2MnSO4 प्लस 5I2 प्लस K2Cr2 K2SO4। ठीक है, तो अजिंक्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अभी आपको एन फैक्टर पता चल गया तो अभी आप आंसर निकाल पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पे अभी उसके बाद रिएक्शन में देखो क्या क्या बैलेंस्ड हो गया। मैंगनीज बैलेंस्ड हो गया, 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज। आयोडीन बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, ये बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, रिएक्शन के बैलेंसिंग में मैं ज्यादा घुसने नहीं वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने तुम लोगों को ये पहले से पढ़ाया था। ठीक है, अब यहाँ पे SO4 कितने हैं, तो यहाँ पे SO4 हो गए 2 और ये 1 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब बचा क्या, तो बचा है ओके, पोटेशियम बैलेंस नहीं है प्लीज, पोटेशियम बैलेंस नहीं है। पोटेशियम यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 2 पोटेशियम और ये 10 पोटेशियम, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 10 12, 12 मतलब यहाँ पे 6 K2SO4 आने चाहिए। ठीक है, अब K2SO4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लीज यहाँ पे पहले से मल्टीप्लाई मत करना, 2 H2SO4 मत बनाना, क्योंकि हम लोगों ने इधर मल्टीप्लाई बैलेंसिंग किया ही नहीं था, हाइड्रोजन को हम लोगों ने बैलेंस किया ही नहीं है, वो एकदम लास्ट में होता है। अगर तुम लोगों को याद होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन एकदम लास्ट में बैलेंस करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इनको बैलेंस नहीं किया था, मल्टीप्लाई मत करना। अब कितने सल्फेट आ गए, तो ये 2 सल्फेट और ये 8, तो टोटल 8 H2SO4 आएंगे। 8 H2SO4 आने के बाद बचा क्या अभी, तो वाटर, तो यहाँ पे 8 वाटर आने चाहिए क्योंकि 8 हाइड्रोजन है, तो 8H2। ये ऐसे कुछ होगा। ये पूरी रिएक्शन अभी बैलेंस्ड है, चेक कर लेना बाद में, आराम से क्रॉस चेक करना, कोई घाई नहीं अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन अभी बैलेंस्ड हो गई। बैलेंसिंग में मुझे नहीं बोल के मुझे 2 मिनट तो लगे, 2 से ज्यादा ही लगे रहेंगे। और उसके बाद तुम लोग अभी बोलोगे मेरे पास कितने मोल्स थे, 20 मोल्स। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे 10 मोल्स के लिए तुम लोगों को लगता है 2 KMnO4, दिखला है रिएक्शन बैलेंस करने के बाद तुम लोग बोलोगे 10 मोल्स के लिए लगते हैं 2 KMnO4 के मोल्स, तो 20 मोल्स के लिए कितने लगेंगे, तो 20 मोल्स के लिए लगेंगे 4 मोल। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड थी, तो ये मोल कंसेप्ट की थी, ये हम लोग को यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आया। पूरी रिएक्शन बैलेंस करो और उसके बाद बोलोगे तुम लोग कि 10 मोल्स के लिए 2 मोल, तो 20 मोल के लिए 4 मोल। ये मेथड किसकी है, तो ये मोल कंसेप्ट की है, जो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करनी है वो बताता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय आपने 7 मोल्स लिखा था, अच्छा बाद में आपने ये कर दिया, 20/7 आपने लिखा था ना, तो इसलिए मैंने वो रॉन्ग बोला था, उसके बाद आपने 4 बोला था। ओके, वो मैंने देखा नहीं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट
इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, रुको 5 मिनट और बाकी है, मैं तुम लोग को 5 o'clock को छोड़ने वाला हूँ। KMnO4, या फिर ये क्वेश्चन करो और फिर निकल जाओ चाहिए तो। रिक्वायर्ड फॉर 20 मोल्स ऑफ KI, ठीक है। अगर ये आया क्वेश्चन ऐसे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तो हम लोग यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग को क्या बोलता है, तो देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस स्टेट्स दैट ईच, किधर गया, इन एनी केमिकल रिएक्शन इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच, यहाँ पे मैंने रिएक्ट लिखा है, रिएक्टेंट आना चाहिए, इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, मतलब दोनों रिएक्टेंट KMnO4 और KI, इन दोनों के इक्वल इक्विवेलेंट्स लगेंगे रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग को यही बोलता है कि दोनों रिएक्टेंट रहेंगे, दो से ज्यादा भी रहेंगे तो उनके भी इक्वल इक्विवेलेंट्स हमेशा यूज होंगे। कितने? तो इक्वल इक्विवेलेंट्स यूज होंगे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KI, ठीक है। अब तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि KMnO4 का इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर KMnO4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर KI। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दिया है क्या? वही तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो इसको x ले लेते हैं। n फैक्टर फॉर KMnO4 बोलो जरा जल्दी जल्दी, n फैक्टर फॉर KMnO4 कितना रहता है? अब तुम लोगों को ये याद रहना चाहिए, n फैक्टर मैंने बहुत लिख के दिए हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 5 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI दे के रखे थे, कितने दिए थे? 20 इनटू, मुझे बताओ n फैक्टर फॉर KI कैसे निकालोगे? तो n फैक्टर आयोडीन I माइनस में से चला जाता है I2, ये तुम लोगों के नोट्स में किधर ना किधर तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो n फैक्टर यहाँ पे आएगा 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये 5, ये 4 जा, तो x की वैल्यू हो गई 4 मोल्स। अब मुझे बताओ ऊपर वाली मेथड प्रिफरेबल है तुम लोगों के लिए या नीचे वाली? ऊपर में तुम लोगों को ये इतना रिएक्शन बैलेंस करके आंसर आ रहा था, नीचे में अभी तुम लोगों को ये जरा वेग लग रहा होगा, फर्स्ट एग्जांपल था, ठीक है। तो थोड़ा तुम लोगों को ऐसे अजीब लगा होगा कि यार ये क्या हुआ, बट हम लोग जैसे जैसे ज्यादा एग्जाम्पल्स लेंगे वैसे वैसे तुम लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखो, एक सेकंड मेथड अगर हम लोगों को रिपीट करनी है तो वापस एक एग्जांपल लेते हैं, वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अच्छा, सुना ही नहीं दी क्या? अच्छा, रेंज निकल गई थी। याद रखो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स, जिनको ये समझ में आ गया है दे कैन लीव फॉर देयर मीटिंग, जिनको नहीं समझ में आया था मैं वापस एक बार सब रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोगों का रूल क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है? तो दोनों रिएक्टेंट जो है, मतलब KMnO4 और KI, ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। इन जब जिनको समझ में आ गया था वो मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम लोग को क्या बोलता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 और KI, जो दोनों रिएक्टेंट है, वो दोनों के रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट हमेशा सेम रहेंगे। हमेशा कैसे रहेंगे? सेम, ठीक है। अब यहाँ पे KMnO4 KI के इक्विवेलेंट सेम रहने वाले हैं, तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दोनों को इक्वेट करने के लिए। इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KI। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? मोल्स दिया है, मोल्स दिया है तो मोल्स का फॉर्मूला यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर KMnO4 एंड नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर फॉर KI। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसे हम लोगों ने ले लिया x, n फैक्टर ऑफ KMnO4 अभी तक मैंने 4 से 5 बार बताया, 5 रहता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI दिया है 20 मोल्स, तो यहाँ पे 20 इंटू n फैक्टर ऑफ I माइनस, ये रहता है 1, एग्जाम्पल्स में ऊपर किधर तो चेक कर लेना। तो 5 और 20 भाग चला गया तो 4 मोल्स बच गए, तो x इज इक्वल्स टू 4, खत्म। वेदांत, आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे n फैक्टर कैसे निकालना है?
तो यहाँ पे एन फैक्टर k प्लस एन माइनस, ये एन माइनस था तो इसमें से डायरेक्ट हम लोग निकाल पाते थे कि एन माइनस है तो k प्लस या फिर आई माइनस, तो आई माइनस है तो ये एन फैक्टर 1 हो गया, चलेगा वैसे भी, ठीक है। तो ओके, विल स्टॉप ओवर हियर, ये इसी मेथड को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।